नमस्कार। आज मेरी चर्चा का विषय है आलोचना की परिभाषा, स्वरूप एवं उसके भेद। आलोचना को समालोचना, समीक्षा, मीमांसा भी कहते हैं। स्थूल दृष्टि से उक्त सभी शब्द समानार्थक हैं, परंतु सूक्ष्म दृष्टि से व्युत्पत्ति के आधार पर थोड़ी भिन्नता परिलक्षित होती है। आलोचना शब्द लोच धातु से बना है। आलोचना शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है: आ जोड़ लोच जोड़ अन जोड़ आ। लोच का अर्थ है देखना, अतः किसी वस्तु या कृति को सम्यक रीति से देखना या उसका मूल्यांकन करना ही आलोचना है। आलोचना शब्द में सम उपसर्ग जोड़ने से समालोचना शब्द बना है, जिसका अर्थ है सही आलोचना। समीक्षा का अर्थ है अच्छी तरह से देखना या जांच करना। सम्यक इक्षा या ईक्षणम ही समीक्षा है। साहित्य कोश के अनुसार किसी वस्तु, रचना या विषय के संबंध में सम्यक ज्ञान प्राप्त करना अथवा प्रत्येक तत्व का विवेचन करना ही समीक्षा है। जब साहित्य की उत्पत्ति, उसके स्वरूप और उसके विविध अंगों, गुण, दोषों आदि के विभिन्न तत्वों पक्षों के संदर्भ में सम्यक विवेचन किया जाता है तो उसे साहित्यिक समीक्षा कहते हैं। मीमांसा का शाब्दिक अर्थ विवेचन करना या गवेषणा करना है। मीमांसा का प्रयोग साहित्यिक आलोचना के लिए कम ही होता है। इसका प्रयोग दर्शन के ज्ञान कांड और कर्म कांड के लिए होता है। अतः आलोचना को मीमांसा कहने का प्रचलन प्रायः साहित्यिक क्षेत्र में नहीं है। समालोचना और समीक्षा ही आलोचना के मुख्य पर्यायवाची शब्द हैं। आलोचना का अर्थ कुछ लोगों के अनुसार केवल गुण कथन या दोषानुसंधान है। इस दोष को दूर करने के लिए ही आलोचना शब्द में सम उपसर्ग जोड़कर समालोचना शब्द का प्रचलन साहित्यिक क्षेत्र में आया। समालोचना शब्द का अर्थ है संतुलित दृष्टि से किसी रचना के गुण, दोषों का विवेचन करना। कुछ विद्वान आलोचना और समालोचना का अर्थ चारों ओर से देखना मानते हैं और समीक्षा का अर्थ सम्यक दृष्टि से ज्ञान प्राप्त करना मानकर दोनों में अंतर करते हैं। उक्त तीनों शब्द का प्रयोग लगभग एक ही अर्थ में होता है। आलोचक किसी कवि या लेखक की रचना को देखता परखता है अथवा उसकी परीक्षा करता है। परितः इक्षा परीक्षा है। परीक्षा का अर्थ है चारों ओर से देखना। आलोचना लेखक और पाठक के बीच की कड़ी है। राजशेखर ने आलोचक की प्रतिभा को भावित्री प्रतिभा कहा है। अंग्रेजी में आलोचना को क्रिटिसिज्म कहते हैं। पाश्चात्य देशों में साहित्यगत उत्तम और श्रेष्ठ बातों को जानना और समाज को उसका ज्ञान कराना आलोचना का उद्देश्य माना गया है। आलोचना की परिभाषा विद्वानों ने अपने ग्रंथों में विभिन्न प्रकार से दी है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने आलोचना को परिभाषित करते हुए लिखा है: साहित्य क्षेत्र में ग्रंथ को पढ़कर उसके गुणों और दोषों का विवेचन करना और उसके संबंध में अपना मत प्रकट करना आलोचना कहलाता है। यदि हम साहित्य को जीवन की व्याख्या माने तो आलोचना को उस व्याख्या की व्याख्या मानना पड़ेगा। डॉक्टर गुलाब राय के अनुसार आलोचना का मूल उद्देश्य कवि की कृति का सभी दृष्टिकोणों से आस्वाद कर पाठकों को उस प्रकार के आस्वाद में सहायता देना तथा उनकी रुचि को परिमार्जित करना एवं साहित्य की गति निर्धारित करने में योग देना है। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में आलोचना की परिभाषा इस प्रकार दी गई है: Criticism is the art of judging the qualities and values of an aesthetic object
whether in literature or the fine arts. It involves the formation and expression of judgment. अर्थात आलोचना का अर्थ वस्तुओं के गुण दोषों की परख करना है, चाहे वह परख साहित्य क्षेत्र में की गई हो या ललित कला के क्षेत्र में। इसका स्वरूप निर्णय में समाविष्ट है। मैथ्यू आर्नल्ड के शब्दों में, आलोचक को तटस्थ भाव से वस्तु के वास्तविक स्वरूप के ज्ञान का अनुभव और प्रचार करना चाहिए। आलोचना की सबसे बड़ी विशेषता है तटस्थता। वस्तु के स्वरूप की जिज्ञासा ही उसे आलोचना के मार्ग में प्रवृत्त करती है। मिडल्टन मरे के शब्दों में, कला जीवन की सजगता है, आलोचना कला की सजगता है। उक्त परिभाषाओं पर विचार करने के पश्चात कहा जा सकता है कि आलोचना सत्य साहित्य के निर्माण को प्रोत्साहित करती है तथा असत्य साहित्य के निर्माण का जहाँ एक ओर निराकरण करती है, वहीं वह साहित्यकारों की निरंकुशता को भी प्रतिबंधित कर साहित्य और पाठकों के संबंध को सामान्य भाव भूमि पर प्रतिष्ठित करती है। प्रत्येक युग में युग मन के अनुरूप आलोचना की परिभाषा और उसके मानदंड परिवर्तित होते रहे हैं। फिर भी आलोचना में यह पता लगाया जाता है कि लेखक ने क्या अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया है और वह उसे अभिव्यक्त करने में किस हद तक सफल हुआ है। आलोचक को साहित्यकार की भावनाओं को पूर्णतः समझने और उनकी व्याख्या करने के लिए रचना और रचनाकार से संबंधित राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक आदि परिस्थितियों पर विचार करना होता है। प्रत्येक रचना में उसके रचनाकार का कोई उद्देश्य अवश्य निहित रहता है। इस संबंध में पाठक, लेखक और आलोचक के दृष्टिकोण भिन्न भिन्न हो सकते हैं। आलोचक अपनी आलोचना द्वारा एक प्रकार से लेखक का पुनः संस्कार करता है। आलोचना स्वयं भी सुंदर साहित्य या कला का रूप धारण कर आनंद प्रदान करती है। आत्माभिव्यंजना या आत्म प्रकाशन का स्वरूप होने के कारण आलोचना कला के समीप आ जाती है। साथ ही दूसरे की अभिव्यंजना की परीक्षा होने के कारण तथा परीक्षा के साधन और कला का एक विशेष रूप में आने के कारण यह विज्ञान के निकट आ जाती है। आलोचक के मार्ग में कई बाधाएं भी आ सकती हैं, अतः आलोचक को शाब्दिक और तार्किक वाग्जाल से सावधान रहना चाहिए। किसी रचना का मूल्यांकन करते समय आलोचक को अपनी निजी धारणाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। उसे व्यक्तिगत, जातिगत, धर्मगत, वर्गगत, समाजगत, राजनीतिक आदि पूर्वाग्रहों से परे हटकर आलोचना करनी चाहिए। आलोचक को निष्पक्ष, सतर्क और जागरूक रहने की आवश्यकता है, अन्यथा वह अपने युग की किसी महत्वपूर्ण कृति की उपेक्षा कर सकता है। एक निकृष्ट रचना उतनी हानिकर नहीं होती जितनी कि एक निकृष्ट आलोचना। आलोचक की सचेतनता से ही आलोचना रचनात्मक साहित्य के निकट आ सकती है। संस्कृत साहित्य में आलोचना का पर्याप्त विकास हुआ, किंतु यह आलोचना सिद्धांत स्थापना तक ही सीमित है। उनका व्यवहार विशद रूप में उपलब्ध नहीं होता। हिंदी में आलोचना का वास्तविक प्रारंभ भारतेंदु युग में आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किया। उक्त पत्रिका में उन्होंने संयोगिता स्वयंवर और बंग विजेता पुस्तकों की समीक्षा प्रस्तुत की। वहीं दूसरी ओर बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप में सच्ची समालोचना शीर्षक से संयोगिता स्वयंवर की आलोचना की। उस समय किसी रचना का दोष दिग्दर्शन ही आलोचना कहलाता था, किंतु दोषों के साथ रचना के गुण दिखलाने का कार्य आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रारंभ किया।
नागरी प्रचारिणी पत्रिका और सरस्वती पत्रिकाओं के प्रकाशन से समालोचना को विशेष बल मिला। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, किशोरी लाल गोस्वामी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्याम सुंदर दास तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदि विद्वानों से हिंदी आलोचना का स्वरूप समृद्ध हुआ और आलोचना एक महत्वपूर्ण साहित्यिक विधा के रूप में सामने आई। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में परिचय प्रधान, गवेषणा प्रधान, सिद्धांत प्रधान, शास्त्र प्रधान, प्रभाव प्रधान, तुलना प्रधान और चिंतन प्रधान आलोचना पद्धतियाँ सामने आईं। बाद के विद्वानों ने अन्य कई प्रकार की आलोचना पद्धति प्रस्तुत की। उक्त आलोचना पद्धतियों का संक्षिप्त परिचय निम्न है। पहली आलोचना पद्धति है परिचय प्रधान या परिचयात्मक आलोचना। भारतेंदु युग में आरंभ हुई इस आलोचना पद्धति में पत्र पत्रिकाओं के पुस्तक परीक्षा स्तंभों में पुस्तकों का परिचय देकर उन्हें उत्कृष्ट या निकृष्ट बतलाया जाता था। आलोचना की दूसरी पद्धति गवेषणा प्रधान आलोचना में प्राचीन कवियों के जन्म, स्थान, समय, जीवनी, उनकी कृतियों में तत्कालीन समाज के प्रभाव आदि पर खोज करने के लिए अध्ययन होने लगा। तीसरी पद्धति सिद्धांत प्रधान या सैद्धांतिक आलोचना में साहित्य रचना के भारतीय सिद्धांतों, रस, अलंकार, ध्वनि, वक्रोक्ति आदि पर और पाश्चात्य साहित्य सिद्धांतों पर पुस्तकें लिखी गईं। पौर्वात्य और पाश्चात्य सिद्धांतों के मेल से भी अनेक ग्रंथ रचे गए। चौथी पद्धति शास्त्रीय या शास्त्र सम्मत आलोचना में संस्कृत अलंकार शास्त्र के अनुसार कृति की समीक्षा होती है। जहाँ सैद्धांतिक आलोचना में साहित्य के सिद्धांतों की तलाश की जाती है, वहीं शास्त्रीय समीक्षा उन सिद्धांतों के आधार पर साहित्य का मूल्यांकन करती है। पांचवी पद्धति प्रभाव प्रधान आलोचना सिद्धांत विरोधी है। इसमें समालोचक अपनी रुचि, जीवन दर्शन और भावना के अनुसार कृति को पढ़कर अपने मन पर पड़े हुए प्रभावों के अनुसार कृति की समीक्षा करता है। छठी पद्धति तुलना प्रधान या तुलनात्मक आलोचना में साहित्यकारों और उनकी कृतियों की तुलना अन्य रचनाकारों और उनकी कृतियों से की जाती है। तुलना प्रायः अलग भाषा भाषी रचनाकारों और रचनाओं की होती रही है। सातवीं आलोचना है चिंतन प्रधान आलोचना। इस आलोचना का सूत्रपात हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हुआ। इस आलोचना में वैज्ञानिक पद्धति से रचनाकारों के काल, जीवन, वातावरण और परिस्थिति का उनकी रचनाओं पर प्रभाव तथा साहित्यिक परंपरा में उनका स्थान के साथ साथ लोक संग्रह तथा रस की कसौटी पर कसकर निर्णय लिया जाता है। 20वीं शती के मध्य में पाश्चात्य शिक्षा पद्धति, नवीन सांस्कृतिक उत्थान, उच्च कक्षाओं में हिंदी के अध्ययन, भाषा की बढ़ती अभिव्यंजना शक्ति आदि विविध कारणों से आलोचना के कई स्वरूप सामने आए। पहला रूप तो आचार्य शुक्ल की आलोचना पद्धति पर आधारित है। दूसरा रूप विश्वविद्यालय की उपाधियों के लिए प्रस्तुत शोध कार्यों के शोध प्रबंधों में मिलता है। इनमें गंभीर अध्ययन, तटस्थ दृष्टिकोण, तथ्य की मौलिक व्याख्या अथवा गवेषणा और बौद्धिक विवेचन का आग्रह रहता है। 20वीं शती के उत्तरार्ध में आलोचना के कई और स्वरूप सामने आए, जिनमें आलोचना की पद्धतियों में 8वीं पद्धति है अनुभवात्मक आलोचना। यह आलोचना की पुरानी पद्धति है जो अंग्रेजी साहित्य में विशेष रूप से मान्य है। इसमें निरीक्षण, विश्लेषण
और वर्गीकरण को विशेष महत्व दिया जाता है। इस पद्धति में व्यक्तिगत अनुभवों को व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप प्रदान कर उनके आधार पर साहित्यिक कृतियों का निरीक्षण, विश्लेषण और वर्गीकरण कर लेखकों की मूल भावना तथा कृतियों का वास्तविक स्वरूप स्पष्ट किया जाता है। अनुभवात्मक आलोचक उत्कृष्टता, विशेषता आदि के आधार पर रचनाओं को विभिन्न वर्गों में रखता है। आलोचना की अगली पद्धति है अभिव्यंजनावादी आलोचना। इसमें पाश्चात्य विद्वान क्रोचे के अभिव्यंजनावाद के सिद्धांतों के आधार पर रचना की आलोचना की जाती है। क्रोचे ने अभिव्यंजना और ललित कला को एक ही माना है। इस पद्धति में विषय और उसके गुणों को अधिक महत्व नहीं दिया जाता, केवल प्रभाव की अभिव्यक्ति देखी जाती है। उसके मूल या उपयोगिता आदि से उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। आलोचना की अगली पद्धति है ऐतिहासिक आलोचना। इस आलोचना में रचनाकार के पूर्ववर्ती और समकालीन इतिहास का आश्रय ग्रहण किया जाता है। इस पद्धति का उपयोग करते समय आलोचक साहित्य को समाज का प्रतिबिंब मानता है। वह लेखक के काल में उन शक्तियों को ढूंढने की चेष्टा करता है जिनसे साहित्य विशेष का उद्गम होता है। इसमें इतिहास के परिप्रेक्ष्य में यह देखा जाता है कि कवि ने समाज से क्या लिया और क्या दिया। आलोचना की अगली पद्धति है निर्णयात्मक आलोचना। इस आलोचना पद्धति का मुख्य उद्देश्य कवियों का मूल्यांकन कर पाठकों की सहायता करना है। यह लेखकों और रचनाओं की श्रेष्ठता अश्रेष्ठता के विषय में निर्णय देती है। इस निर्णय में यह साहित्य और कला संबंधी नियमों से सहायता लेती है, किंतु ये नियम रचना के सहज स्वरूप से संबंधित न होकर उसके बाहरी रूप पर आरोपित होते हैं। इस आलोचना में आलोचक का रूप न्यायाधीश का होता है। रचनाकार की मौलिकता या प्रतिभा पर ध्यान न देकर वह शास्त्रीय नियमों के अनुसार रचना की परीक्षा करता है। अगली पद्धति है व्याख्यात्मक आलोचना। इस आलोचना में नियमों का बंधन नहीं रहता। इसमें आलोचक एक अन्वेषक का कार्य करता है। वह रचनाकार और रचना से तादात्म्य स्थापित कर सहृदयतापूर्वक उसके आदर्शों, उद्देश्यों और विशेषताओं की व्याख्या करता है। व्याख्यात्मक आलोचना की ओर झुकाव जर्मनी के विचारकों के कारण हुआ। उन्होंने कला की बड़ी ही विशद और सूक्ष्म व्याख्या की। इंग्लैंड में कार्लाइल ने व्याख्यात्मक आलोचना को बढ़ावा दिया। उन्होंने साहित्य की व्याख्या करके पाठकों तक उसे पहुंचाने का कार्य आलोचकों को सौंपा। हिंदी में व्याख्यात्मक आलोचना का सूत्रपात आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया। उन्होंने इतिहास, समाज, धर्म, सामान्य जीवन आदि पर दृष्टि रखते हुए तुलसी, सूर और जायसी पर व्याख्यात्मक आलोचना की प्रस्तुति की। व्याख्यात्मक आलोचना और निर्णयात्मक आलोचना में मुख्य अंतर यह है कि व्याख्यात्मक आलोचना नियमों को परिवर्तनशील मानती है, जबकि निर्णयात्मक आलोचना नियमों को स्थिर और अपरिवर्तनशील। परंतु इस अंतर के बावजूद दोनों बहुत कुछ एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। बिना व्याख्या के निर्णय यथार्थ नहीं होता और कुछ नियमों का सहारा लिए बिना व्याख्या भी संभव नहीं है। आलोचना की अगली पद्धति है मनोवैज्ञानिक आलोचना। मनोवैज्ञानिक आलोचना पद्धति में रचनाकार के आंतरिक जीवन, वैयक्तिक स्वभाव, परिस्थितियों और प्रभावों में उसकी रचना के स्रोत ढूंढे जाते हैं। रचनाकार के जीवन के अध्ययन के आधार पर ही रचना का अध्ययन किया जाता है। इस पद्धति में रचना को रचनाकार की मानसिक प्रवृत्तियों का प्रतिबिंब माना जाता है।
आधुनिक युग में मनोवैज्ञानिक आलोचना पद्धति विशेष लोकप्रिय हुई है। इससे साहित्य में अभिव्यक्त समस्याओं को समझने में काफ़ी सहायता मिलती है। फिर भी इस पद्धति की कुछ कमियां हैं। इसमें साहित्यकार के मनोजगत पर विशेष ध्यान दिया जाता है। फलतः उसकी कृतियों में अभिव्यक्त सत्य और रहस्यों की उपेक्षा भी हो सकती है। मनोविज्ञान अगर साहित्य की आलोचना का एक अंग मात्र या उसके सहयोगी रूप में प्रस्तुत हो, तभी वह साहित्य के मूल्यांकन में विशेष लाभ पहुंचा सकता है। अगली पद्धति है प्रगतिवादी आलोचना। कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत पर आधारित होने के कारण इसे मार्क्सवादी या भौतिकवादी आलोचना भी कहते हैं। सन 1917 की रूसी राज्य क्रांति के बाद साहित्यिक आलोचना में भी अर्थ को मूलाधार माना गया। मार्क्सवादी सिद्धांतों के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था अपने आंतरिक विरोधों के कारण समाप्त होगी और उसके बाद सत्ता सर्वहारा वर्ग के हाथों में होगी। इस विचारधारा के अनुसार साहित्य में उपेक्षित, पीड़ित सर्वहारा वर्ग की वेदना का ही चित्रण होना चाहिए। यह आलोचना पद्धति कला के लिए के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करती है, अपितु साहित्य में उपयोगिता को अधिक महत्व देती है। प्रगतिवादी आलोचक साहित्य और कला द्वारा ही क्रांति की अवतारणा होते देखना चाहता है। इस आलोचना प्रणाली में व्यष्टि का कम और समष्टि का अधिक महत्व है। मार्क्स का पारलौकिक शक्तियों में विश्वास नहीं था। उनके अनुसार पार्थिव शक्ति ही सब कुछ है, जिसका मूल अर्थशास्त्र है और राजनीति अर्थशास्त्र की चेरी है। प्रगतिवादी आलोचक साहित्य की जांच आर्थिक आधार पर करते हैं, अतः इस आलोचना प्रणाली का दायरा संकुचित है। इस प्रकार हिंदी आलोचना का विकास निरंतर विभिन्न क्षेत्रों में नए नए रूपों में हो रहा है। जब तक मनुष्य है तब तक साहित्य भी है, और जब तक साहित्य है तब तक उसकी समीक्षा के भी नए नए स्वरूप और मानदंडों का विकास भी होता रहेगा। धन्यवाद।